नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने एमबीपीएससी उत्कर्ष के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम जिस तत्कालीन मुद्दे पे बात करने वाले हैं ये है INCOIS। ये वो संस्था है जिसे इस बार 2025 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 दिया गया है। तो आखिरकार ये संस्था क्या है, कैसे काम करती है, कहां इसका मुख्यालय स्थित है, कहां कब कैसे इसने बहुत अच्छे काम किए हैं, इसी के ऊपर आज पूरा का पूरा ये वीडियो होने वाला है। ये वीडियो हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिलेबस में दिया हुआ है प्राकृतिक खतरे, आपदा और प्रमुख चक्रवात। तो प्रमुख आपदा और खतरे को लेकर हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो हाल ही में चर्चा का कारण है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025। तो 2025 में जो ये आपदा प्रबंधन पुरस्कार है ये कहां पर स्थित, तो हैदराबाद में स्थित। तो याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र इसे कहा जाता है। INCOIS इसे कहा जाता है। इसे ही आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो कहां पर है इसका मुख्यालय, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को दिया गया है, जिसका मुख्यालय हैदराबाद में लोकेट करता है। 2024 में किसे दिया गया था, हमने पढ़ा भी है कि ये 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल जो यूपी उत्तर प्रदेश में है, इसे ये पुरस्कार दिया भी गया था। क्या इस बार किसी व्यक्ति को यह पुरस्कार दिया गया है, तो नहीं, इस बार किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप में इस पुरस्कार के लिए नहीं चुना गया है। आखिरकार ये जो पुरस्कार है आपदा प्रबंधन पुरस्कार, ये कब दिया जाता है, तो इस पुरस्कार की घोषणा कौन करता है, तो इंडियन गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है। किस तारीख को, 23 जनवरी को। किस कारण से, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के अवसर में। तो याद रखिएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के अवसर पर इसे दिया जाता है हर साल 23 जनवरी को। 2021 से भारत सरकार ने हर साल, तो कब से शुरू हुआ है, तो 2021 से यह शुरू हुआ है कि हर साल हम 23 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाते हैं, तो इसे हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। और सुभाष चंद्र जी की जयंती है भाई, तो विशेष तो हमें बनाना पड़ेगा। 2025 का पराक्रम दिवस का जो विषय था वो था नेताजी का साहस, दृढ़ संकल्प और देशभक्ति। बहुत अच्छा टॉपिक है, याद रखिएगा। बहुत सारी करंट की चीजें आपसे यहां पर पूछी जा भी सकती हैं। इसके अलावा यदि हम देखें तो इस वर्ष पराक्रम समारोह कहां हुआ है, तो उड़ीसा के कटक में हुआ है। तो याद रखिएगा, जो जो ब्लॉक में डाला हुआ बहुत महत्वपूर्ण विषय दिखाई देते हैं। तो उड़ीसा के कटक में कि कहां पर, बाराबाती किले में इसे आयोजित किया गया था। और आप जानते हैं कि कौन है वहां पर, तो मोहन सिंह मांझी ने, इसके मुख्यमंत्री जो हैं, इन्होंने ही इसकी पूरी घोषणा की और इसकी अध्यक्षता भी उन्हीं व्यक्ति ने, उन्हीं सीएम ने इसके बारे में जानकारी दी। इसके अलावा यदि हम सुभाष चंद्र बोस इस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के बारे में बात करें, तो भारत सरकार ने इसे कब शुरुआत की थी, तो 2019 से इसकी शुरुआत मूल रूप से की थी। यह पुरस्कार नरेंद्र मोदी जी द्वारा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की शुरुआत की थी। किसने किया था, तो मोदी साहब ने इसकी शुरुआत की थी। पुरस्कार का संचालन कौन करता है, तो इसका संचालन गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है, चूंकि यही आपदा प्रबंधन विभाग इसी के अंतर्गत काम करता है। इसके अंतर्गत और भी बात करें तो ये जो पुरस्कार है ये व्यक्तिगत भी मिल सकता है और संस्थागत रूप दोनों में मिल सकता है। जो भी अच्छा काम करेगा उसे मिल सकता है। भारतीय नागरिक होना चाहिए या कोई संस्था भारत के अंदर होनी चाहिए। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है, तो आपदा की कोई रोकथाम कर रहा हो, शमन कर रहा हो, उसकी तैयारी में मदद कर रहा हो, बचाव के कार्य कर रहा हो, प्रतिक्रिया दे रहा हो, पुनर्वास कर रहा हो, राहत दे रहा हो, रिसर्च कर रहा हो, या प्रारंभिक चेतावनी में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। तो इसलिए आपदा प्रबंधन पुरस्कार इस बार हैदराबाद के INCOIS को दिया गया है। इसमें कितने रुपए मिलते हैं, तो यदि सामूहिक रूप से कोई संस्था जीतती है यह पुरस्कार, तो उसे 51 लाख रुपए दिया जाता है और वहीं उनको एक प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। व्यक्तिगत के मामले में उन्हें 5 लाख रुपए दिए जाते हैं और इन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। व्यक्तिगत जीतोगे तो 5 लाख, समूह जीतेगा तो 51 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। संस्थागत श्रेणी विजेता को नगद पुरस्कार का उपयोग केवल कब कर सकता है, आपदा प्रबंधन से संबंधित गतिविधि के लिए कर सकता है। यह बहुत विशेष है कि जब डिजास्टर आएगा उसी के लिए इस फंड का उपयोग किया जा सकता है, इसलिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब
उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। जिसने ये पुरस्कार जीता है कौन सा है? भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, INCOIS के बारे में देखते हैं। तो INCOIS की बात करें तो ये किसके अंतर्गत काम करता है? तो केंद्रीय पृथ्वी मंत्रालय के अंतर्गत बेसिकली काम करता है और वहां पर काम करने वाला एक स्वायत्त निकाय दिखाई देता है। किस वर्ष एस्टैब्लिशमेंट हुआ था? तो 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। कहां पर हुई थी? तो तेलंगाना के हैदराबाद में इसकी स्थापना हुई थी। आखिरकार क्या करता है? तो जो डिजास्टर की पॉलिसी है उसका एक अपार्ट भाग है ये। इसके अलावा समुद्र से संबंधित जितने भी खतरे हैं, चक्रवात है, सुनामी है, उसकी चेतावनी जारी करता है। याद रखना, शुरुआती चेतावनी जारी करने के लिए बनाया गया एक प्रमुख संगठन है। इसके अलावा केंद्र सरकार सहित जो हमारा देश भारत है, इसके सहित 28 हिंद महासागर के देशों को 10 मिनट के भीतर सुनामी का अलर्ट दे देता है। जैसी आएगी 10 मिनट के अंदर सभी अलर्ट, कहां आने वाला, कितना आने वाला, कितना प्रभावित हो सकता है, ये सब जानकारी इसके द्वारा दी जाती है। तो याद रखना, INECO है ना, INECSO द्वारा ये सेवा प्रदान भी की जाती है। 2013 में फैलिन और 2014 में हुदहुद चक्रवात के दौरान इन्होंने बहुत एडवाइजरी भी जारी की थी। अब थोड़ा आपदा के बारे में जान लेते हैं। तो आपदा क्या है? तो इट इज अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। ये एक बहुत घटित दुर्घटना या गंभीर घटना है जो नेचुरल तरीके से भी हो सकती है, प्राकृतिक भी हो सकती है और ह्यूमन मेड, मानव निर्मित भी हो सकती है। बेसिकली यदि DMIS के अनुसार बात करें, डिजास्टर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अनुसार बात करें, तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ डिजास्टर। ये 5 प्रकार की आपदा दिखती है। पहली होती है भौगोलिक, जियोलॉजिकल जो आपदा होती है। इसके अंतर्गत अर्थक्वेक, सुनामी और वोल्केनिज्म, भूकंप, ज्वालामुखी और सुनामी इसके अंतर्गत आता है। फिर आता है जलीय, हाइड्रोलॉजिकल। तो जल में क्या होता है भाई? बाढ़ आता है और पानी ज्यादा के कारण लैंडस्लाइडिंग, भूस्खलन होता हुआ दिखाई देता है। थर्ड नंबर पे आता है मौसमी, सीजनल। तो ठंड में साइक्लोन, टॉर्नेडो, ठंडी हवा चल रही है, तेज वर्षा हो रही है, ये सब सीजनल या मौसमी विंड में आते हैं। चौथे नंबर पर होता है जलवायु, क्लाइमेट चेंज हो गया। तो क्लाइमेट चेंज होगा तो बहुत सारी घटना होगी, जैसे कहीं जंगल में आग लग जाएगी, बहुत तेज ठंडी लग रही, बहुत तेज गर्मी, जैसे लू जैसी कंडीशन लग रही है, ग्लेशियर पिघल गए, सूखा आ गया, ये सब किसके अंतर्गत आएगी? जलवायविक घटना, क्लाइमेटिक कंडीशन। और लास्ट में है बायोलॉजिकल, जैविक घटना, बैक्टीरिया है, वायरस है, कोई फंगीसाइट है, कोई पैरासाइट है, ये सभी के कारण जैसे कोरोना जैसी घटनाएं दिखाई देती हैं। अब यदि हम ह्यूमन मेड, मानव जनित आपदा की बात करें तो तेजी से बढ़ती हुई पॉपुलेशन, तेजी से बढ़ता हुआ अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत बड़ी डेंजरस कंडीशन हमें दिखाई देती है। परमाणु बम का गिरा देना भी मानवीय आपदा के अंतर्गत आता है। अब जो हम मानव आपदा है, उन आपदाओं को 3 भागों में, 3 लेवल्स में बांटा जाता है, L1, L2, L3। यदि L1 नामक आपदा आ रही है तो L1 वो आपदा है जिसे कंट्रोल करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल के, जिला लेवल के जो संस्था है या जिला लेवल के जो उपकरण है वो पर्याप्त होते हैं। L2 वो लेवल होता है जिससे निपटने के लिए राज्य लेवल के जितनी भी एजेंसियां हैं, जितने भी संसाधन है वो पर्याप्त होते हैं। और L3 वो लेवल है जो चरम अवस्था है, इसके लिए पूरे दुनिया, देश को एक होना पड़ता है। और आगे चलते हैं। मानव जनित जो आपदा है, इसका जो प्रमुख कारण है, ऊपर देखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है, इसका प्रमुख कारण है अप्रशिक्षित ड्राइवरों का रोड में होना। तो यदि कोई क्षेत्र में मानव जनित आपदा हो रही तो इसका प्रमुख जो कारण है वो यही है कि अप्रशिक्षित ड्राइवर रोड में सड़क दुर्घटनाओं को अंजाम देते हैं। इसके अलावा ड्राइवर अच्छे थे तो सड़कें खराब थी, सड़कें और ड्राइवर अच्छे थे तो स्पीड ज्यादा थी, स्पीड भी कंट्रोल थी, खराब भी रोड नहीं थी, प्रशिक्षित भी ड्राइवर थे, सिग्नल ही खराब हो गया, लापरवाह था व्यक्ति। तो इस कारण से जो दुर्घटना होती है ये ह्यूमन मेड डिजास्टर या मानव जनित आपदा के अंतर्गत आती है। चलिए अब बात करते हैं कि कौन से डिजास्टर के लिए कौन सा मंत्रालय या कौन सी एजेंसी है जो सबसे महत्वपूर्ण हमें दिखाई देती है।
यदि इसकी बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर यदि आएगी तो होम मिनिस्ट्री इसमें काम करेगी, स्टेट लेवल पर होगी तो आपदा प्रबंधन विभाग डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट काम करेगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा, जिला लेवल पर होगा तो जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस काम करेगा, विकास खंड ब्लॉक स्तर पर होगा तो पंचायत समिति कार्यालय काम करेगा, और गांव स्तर पर होगा तो ग्रामीण आपदा प्रबंधन समिति इसके अंतर्गत काम करेगी। आपको कमेंट करके बताना है क्या आपके गांव में भी ये ग्रामीण आपदा प्रबंधन समिति बनी हुई है या नहीं बनी हुई है, कमेंट जरूर करके बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं कि कौन सी आपदा आएगी तो कौन सा डिपार्टमेंट बेसिकली इसके लिए जिम्मेदार होगा। तो चलिए बात करते हैं, यदि शीतलहर चल रही है तो शीतलहर का प्रभाव कृषि और किसान पर ही किसान पे पड़ेगा, साइक्लोन आएगा तो पूरी पृथ्वी पर प्रभाव पड़ेगा, सूखा आएगा तो किसान को नुकसान होगा, भूकंप आएगा तो भूकंप विज्ञान और पृथ्वी पर प्रभाव पड़ेगा, इसलिए पृथ्वी को इसकी जानकारी देना पड़ेगा, पृथ्वी के पूरे पृथ्वी में इसकी जानकारी महत्वपूर्ण है। बाढ़ आ जाएगी तो जल शक्ति मंत्रालय, शहरी बाढ़ आएगी तो आवास और शहरी मंत्रालय, आग होगा तो पर्यावरण को नुकसान, तुषार जिसे क्या कहा जाता है, पाला भी कहा जाता है, तो तुषार या पाला आएगा तो इससे कृषि और किसान को ही नुकसान है। यदि बहुत तेज बारिश हो गई तो भी कृषि और किसान को नुकसान है। लैंडस्लाइड हो गई तो खान मंत्रालय आएगा। कीट का हमला, टिड्डा टिड्डी जो पाकिस्तान से आते हैं उसका हमला हो जाए तो भी किसान और कृषि मंत्रालय को ही इससे नुकसान है। इसके अलावा कोई प्राकृतिक घटना हो जाए तो होम मिनिस्ट्री, विमान नीचे आ जाए तो नागर विमान मंत्रालय, रेल दुर्घटना हो जाए तो रेल मंत्रालय, रासायनिक आपदा हो तो पर्यावरण मंत्रालय, और इसमें गृह मंत्रालय भी इंक्लूड होता हुआ नजर आता है। कोई बायोलॉजिकल है तो हेल्थ मिनिस्ट्री, न्यूक्लियर दुर्घटना हो गई तो परमाणु ऊर्जा विभाग, कीट का हमला है तो किसान और कृषि, और सुनामी आ जाए तो सुनामी के लिए भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, अभी हमने पढ़ा वो, और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था आज का, जिसके बारे में आज हमने इसमें बात भी की है। वर्तमान लास्ट में स्थिति की बात कर लेते हैं कि आपदा की क्या कंडीशन इंडिया में है। तो यदि 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी में देखें, अर्थात टोटल 36 राज्य और केंद्र शासित को जोड़ के देखें तो इनमें से 27 ऐसे हैं जहां पर डिजास्टर प्रोन है, जो आपदा ग्रसित हैं, जहां आपदा आती है। देश का यदि 100% एरिया है तो उनमें से 58.6% ऐसा एरिया है जहां पर अर्थक्वेक्स आते हैं, जहां भूकंप आते हैं। देश के 12% ऐसा रीजन है जहां फ्लड और रिवर के द्वारा इरोजन, मिट्टी का कटाव देखा जाता है और बाढ़ की समस्या देखी जाती है। 7,516 किलोमीटर समुद्र सीमा है, पर इनमें से 5,700 किलोमीटर ऐसा एरिया है जहां पर साइक्लोन और सुनामी से इफेक्टेड होने वाला एरिया नजर आता है। आखिरी में देखते हैं कि और क्या कंडीशन है। तो देश की टोटल जितनी भी एग्रीकल्चर लैंड है, इस एग्रीकल्चर लैंड के 68% क्षेत्र में सूखा आता है। भूस्खलन और हिमस्खलन की बात करें तो इससे देश का पहाड़ी क्षेत्र का, पर्वत पहाड़ के क्षेत्र का 15% एरिया डिजास्टर प्रोन दिखाई देता है। देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 8% एरिया ट्रॉपिकल साइक्लोन से इफेक्टेड नजर आता है। और यूनिसेफ ने भी कह दिया है कि 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में से 27 ऐसे दिखाई देते हैं जो बहुत ज्यादा आपदा ग्रसित हैं। तो ये था आज का तात्कालिक करंट की वीडियोस, और ऐसे ही वीडियोस के लिए लगातार आपको जुड़े रहना है एमपीपीएससी उत्कर्ष के इस यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, आप सभी से जय हिंद।